नमस्कार, आपका स्वागत है यात्री के फ्लैशबैक में, जहां यात्री पलट रहा है अपने नाटकों के इतिहास के पन्ने। आज के एपिसोड में हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे नाटक से जो एक छोटी सी कहानी से एक फुल लेंथ नाटक बना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यात्री के फेमस नाटक राजनीति की। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ओम कटारे जी से, कैसे उन्होंने इस छोटी सी कहानी से एक फुल लेंथ नाटक लिखा और इस नाटक के और भी अन्य इतिहास। तो चलिए बात करते हैं श्री ओम कटारे जी से। ओम कटारे जी नमस्कार। नमस्कार। तो हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं राजनीति की, जो आपका एक बहुत ही फेमस नाटक रहा। शुरुआत में आप इस नाटक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कसाईवाड़ा नाम से धर्मयुग में एक कहानी छपी थी जिसके लेखक हैं शिव मूर्ति जी। वो शायद बलिया यूपी में वहाँ के हैं। और इतनी पावरफुल कहानी थी, वो इतनी पावरफुल कहानी थी कि मुझे लगा कि कहानी पर नाटक बनना चाहिए और लोगों को देखना चाहिए। गांव की पृष्ठभूमि पर पूरी कहानी थी, कैसे राजनीति के चक्कर में जो छोटे तबके के लोग हैं वो फंस जाते हैं और फिर वो उसी चक्कर में फंसे रहते हैं। ये कहानी एक हरिजन औरत की है जिसकी बेटी को प्रधान ने सामूहिक शादियां करके ब्याहा था, और थोड़े दिन के बाद उसको पता चलता है कि वो सारा का सारा नाटक था। वो सारी लड़कियों से धंधा करवाता है, उनको बेचता है, और उस समूह में इसकी भी लड़की होती है। शनिचरी नाम था उस औरत का, विधवा औरत थी। और पता चलता है कि थोड़े दिन बाद उस लड़की की जिसने खबर दी थी इस औरत को, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो गांव में एक मास्टर है जो कि प्रधानी का इलेक्शन हार चुका है। वो इस औरत को अपना मुद्दा बनाता है और उसको अनशन पर बिठा देता है, आमरण अनशन पे, ये कह के कि मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मिलूंगा और तुम्हारी लड़की को वापस लेके आऊँगा। अंत तक ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, मगर उसको वहाँ बिठाने के बाद चारों तरफ जो राजनीति पूरे गांव में होती है, जो आज देश में भी हो रही है, कि एक छोटे छोटे मुद्दों पर किस तरह पूरा बड़े सोशल मीडिया पे उछाला जाता है, सब किया जाता है, बट उसको न्याय नहीं मिलता अंत तक। तो ये कहानी मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग लगी और मुझे लगा कि इस कहानी के माध्यम से मैं बहुत सारी वो बातें कहूँगा, उन लोगों के बारे में कहूँगा जिनके बारे में कोई जानता नहीं। और बम्बई जैसे शहर में यूपी के पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी, और मैंने उन संवादों को वैसे ही रखा, उसकी भाषा को वैसे ही रखा जैसी भाषा उसमें थी। मगर कहानी से नाटक लिखने में, हालांकि हमारे साथ लिलीपुर जी हमारी मदद कर रहे थे लिखने में, वो लेखक हैं अच्छे, उसको नाटक को कहानी से नाटक बनाने में जो ये प्रोसेस था, ये समझने में बहुत हमें, मतलब जैसे कह लीजिए मज़ा, आनंद आया। क्योंकि कहानी सिर्फ 2 पेज की थी, मगर उससे हमको 1.5 घंटे का, पौने 2 घंटे का प्ले बनाना है। छोटे छोटे रेफरेंसेस जो उसमें थे, उससे हमने सीन क्रिएट किए। तो ये जो प्रोसेस है कि नाटक, कहानी से नाटक लिखना, या कोई चीज़, एक छोटी सा इंसिडेंट आपको अच्छा लगता है, घर करता है, उससे नाटक लिखना, और नाटक में उसी से कनेक्टेड बहुत सारे सीनों को क्रिएट करना। तो ये हमारा पहला लिखा हुआ नाटक था जिसे मैंने डायरेक्ट भी किया, लेकिन उसमें बहुत सारी मदद दूसरे लोगों की रही हमेशा से, बिकॉज उसकी भाषा जो थी वो अमूमन जो हिंदी नाटकों में हम भाषा बोलते हैं उससे थोड़ी सी अलग थी जी। पूरा उत्तर प्रदेश के गाँव का टच लिए हुए थी, तो बहुत आनंद आया उसमें। जी जी। और आप खुद मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपने इस नाटक में एक बहुत ही ठेठ उत्तर प्रदेश के एक डायलेक्ट को पकड़ा है। वो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था? एक्चुअली कुछ लोग मदद कर रहे थे, मेरी अखिल मिश्रा जी ही मदद कर रहे थे, बिकॉज वो लखनऊ के थे, कानपुर के थे, और उनको उस भाषा का थोड़ा ज्ञान था, तो उन्होंने भी बहुत सारी मदद की। बहुत सारे संवादों को हमने, बिकॉज
वो सीन जो स्क्रिप्ट में एज इट इज़ थे उनकी तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो सीन हमने क्रिएट किए थे उनकी भाषा, वो जो ओरिजिनल मूल सीन थे उनसे मिलनी बहुत ज़रूरी थी जी। इसलिए उन्होंने मदद की और बहुत सारे सीन हमने क्रिएट किए, उनकी फिर लैंग्वेज ठीक की, मगर उसको लेके हमने कभी ये डर महसूस नहीं किया कल कोई भाषा में दर्शक समझेंगे नहीं समझेंगे। तो अगेन मैं बात करता हूँ, कंटेंट जो है ना, कहानी का, नाटक की कहानी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, वही आपको इंस्पायर करती है। और जब हमने कसाईवाड़ा की कहानी पढ़ी तो हमको बहुत 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 अंदर से तकलीफ़ भी हुई, और कि देश भर में कहाँ इनजस्टिस होता है, लोगों को उनका न्याय नहीं मिलता, कभी कुछ हो जाता है तो यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं, पुलिस के चक्कर लगाते रहते हैं, कैसे पुलिस भी कितना काम करती है, ये सब उस नाटक का हिस्सा है। एक पुलिस वाले का किरदार भी है जो कि प्रधान से भी पैसे ले लेता है और लीडर से भी कुछ उपहार ले लेता है और उस औरत को लात मार देता है जिसके जो न्याय के लिए अनशन पर बैठी है। तो पूरे देश में जगह जगह इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। आई थिंक उसी से प्रेरणा लेके शिवमूर्ति जी ने ये कहानी लिखी होगी और फिर उस पर नाटक हमने खेला। जी, और यही मैं आपसे जानना चाहती थी कि वो एक छोटी सी कहानी थी और आपने इसे एक फुल लेंथ नाटक बनाया, तो उसके लिए आपको वो कन्विक्शन कैसे आया कि मुझे इस नाटक को खेलना चाहिए, और वो भी बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ पे इतना कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। आपने एक बहुत ही पिछड़े हुए गांव की कहानी सामने मंच पर खेली, वो क्यों किया आपने? देखिए, ऐसा है कि अगर मुख्य कहानी बहुत पावरफुल है और फिर उसको अगर आप खेलते हैं तो थोड़ी देर के बाद लोग कथा में बिजी हो जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि किस पृष्ठभूमि का है। क्योंकि बॉम्बे जैसे शहर में आप एक हिंदुस्तानी नाटक तो कर सकते हैं, लेकिन प्योर हिंदी वाला नाटक अगर आप करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं दर्शकों में जो हिंदी समझते हैं, बहुत सारे ऐसे जो नहीं समझते हैं, बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी भी नहीं समझते हैं फिर भी नाटक देखते हैं। तो कहने का मतलब परफॉर्मिंग आर्ट में नाटक भाषा एक माध्यम तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन ना समझने जैसी चीज़ नहीं होती है। बिकॉज हम लोग आज बहुत सारी फिल्में हैं, अच्छी फिल्में हैं जो तमिल तेलुगु में हैं, और जब उनका नाम होता है तो हम देखते हैं जबकि समझते नहीं हैं वो भाषा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी कहानी, मुझे वो स्ट्रांग लगी, इसीलिए हमको ये डर नहीं था कि लोग इसको समझेंगे कि नहीं समझेंगे। थोड़ा सा मैं उसके बारे में सुनाता हूँ आपको कि कैसे उस नाटक में क्या क्या किस तरह के संवाद हुआ करते थे। जी जी, बहुत ही उम्दा संवाद थे इसके। और प्रधान जैसे दरोगा से बोला, हुजूर हमरा विश्वास करें, ये सब लीडर जी की करामत है। प्रधानी से हमरा वत्ता साफ करने के लिए भोले भाले अनपढ़ गांव वालों को भड़का के गांधी, नेहरू और नेताजी के मुंह पे कालिक पोत रहा है ससुरा। हम तो सरकार पब्लिक की भलाई के वास्ते, गरीबों की मदद के वास्ते, जाति पाति का नासूर खत्म करने के वास्ते आदर्श ब्याह हुआ, अखबार में आउट हुआ, गाँव का, जिले का, खासकर थाने का नाम रोशन हो। वो बोलता पुलिस वालों को आप बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हैं क्या? कल ही CID इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दे के गया है, लड़कियों का धंधा करने वाले गिरोह की लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर है। मुंशी जी जरा फाइल तो लाइए, बैठिए आप। वो बोलता है हुजूर लीडर जी के चलते जो ना हो जाए सो थोड़ा, हमेशा खिलाफ बात, हमरे खिलाफ, आपके खिलाफ, जनता के खिलाफ, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नीचे तो बात ही नहीं करते। बोलते हैं आप क्या कहें साहब दरोगा जी, बोलते हैं दरोगा SP को तो पॉकेट में लेके घूमते हैं। सो ये जो है अपने आप में अलग किस्म की थोड़ी सी हिंदी टच लिए हुए ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा टच था यूपी का। और मुझे लगता है एक्टर्स को बहुत आनंद आया उस वक्त। तो इस नाटक में हमारे साथ उस वक्त जो एक्टर्स थे वो बहुत ही पावरफुल थे। मुझे याद है दिलावर खान नाम का एक एक्टर था जिसने दरोगा का रोल किया था। ऐसा दरोगा मतलब जो रिश्वत लेके एकदम, जैसे कहो ना, प्रधान से और उससे रिश्वत लेके बिल्कुल जैसे कहो ना कैसे हो जाते हैं, दारू पीते हुए, मांस मदिरा खाते हुए कैसे सांड जैसे हो जाते हैं, वैसा उसका लुक था। और उसने किया भी बहुत अच्छा। और उसमें एक डायलॉग था छोटा सा,
वो बोलता है कि दरोगा साहब जो है ना हैं तो कि दरोगाएं ब्राह्मणी हैं, इसलिए मांस मछली की इन्हें बाहरी मुंह मारना पड़ता है। इतने से संवाद के बाद पता चलता है कि प्रधान उनको अपने घर पे मांस खाने के लिए बुलाता है। वो खा के डकार के पूरा निकलते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छा मीट बनाती हो तुम, ऐसा वैसा वैसा। सो ये कैरेक्टर्स थे पहले, और इन कैरेक्टर्स पर जो एक्टर्स काम करते थे वो इतना कॉन्सेंट्रेट होकर करते थे। जैसा आज जो है ना बहुत भटकाव है, आज फ़ोन है हाथ में, आपके पास सोशल मीडिया है, ये है वो है। उस वक्त ये सब चीज़ें नहीं थी। तो उस वक्त एक्टर्स का जो फोकस था, थिएटर अगर वो कर रहा तो वो फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग था, जबकि उस वक्त थिएटर में ज़ीरो इकोनॉमी थी। ज़ीरो मतलब ज़ीरो, कुछ भी पैसा ना हम देते थे ना वो हम अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस थी दैट वाज फार फार बेटर देन नाउ। सो कहने का मतलब ये कि राजनीति अपने आप में कंप्लीट एक शब्द है। मतलब राजनीति का मतलब है पूरा देश में जो नेतागिरी होती है वो। कसाई बाड़ा का मतलब है, बाड़ा मतलब इलाका, वो इलाका, और ये कसाईयों का बाड़ा है। ये जो हैं प्रधान हैं और ये लीडर हैं और बाकी गांव के लोग हैं। उसमें एक सीन है छोटा सा, आखिरी में शनिचरी को जहर देता है, प्रधान वो मर जाती है और सारे गांव वाले जमा हैं और बोलते हैं कि अरे इसका क्रियाक्रम कौन करी है। कोई बोलता है तो अछूत है, दूसरा बोलता है कि नहीं नहीं हम हमें पता नहीं, हम तो जा रहे हैं। और धीरे धीरे सब लोग चले जाते हैं उसको छोड़ के। तो ये असलियत है। कई बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि फलानी जगह एक आदमी मरा पड़ा है और 6 दिन तक पता ही नहीं चला। उसी तरह वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। सुबह से शाम हो गई है और शाम हो गई है तो एक अपाहिज जो गांव का है, जो ना कि प्रधान से पैसे लेता है ना गांव की गाय चरा के अपना खर्चा चलाता है, लेकिन उसके अंदर सिक्स सेंस है। वो जानता है कि प्रधान बेईमान है और लीडर भी बेईमान है और दोनों शोषण कर रहे हैं इस औरत का। और वो समझाता रहता है कि काकी कुछ नहीं हुई है, एक तुम्हारी बिटिया को नहीं लाए हैं, लाएंगे, छोड़ दे ये अनशन, भूखों मर जाएगी तू। लेकिन बोलती नहीं नहीं, हमको लीडर जी विश्वास दिलाए हैं कि हम प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। और वो समझाता है, जो अपाहिज है उसकी समझ में आ गई ये बात। और एंड में वही उसकी लाश को खींच के, पैरालाइज्ड आदमी एक तरफ से खींच के ले जाता है। सारे गांव वाले जमा हैं लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ता है। और वो तो मैं बताऊं कि पृथ्वी के इस लेफ़्ट साइड के स्टेज पर वो शनिचरी का जो रोल कर रही थी वो लेटती थी और दूसरी तरफ की विंग में उनको ले जाना, घसीट के ले जाना है। तो मैं इस नाटक में रोल नहीं करता था, लेकिन स्टेज की सफाई पूरी करने के बाद मैं बैठकर पूरी स्टेज को हाथ से साफ करता था कि कहीं कोई कण, कहीं कोई कील तो नहीं रह गई है। क्योंकि जब वो आदमी अपाहिज खींचेगा उसे तो वो डेड बॉडी है, और डेड बॉडी के नीचे अगर कोई भी कील आ गई, कोई पत्थर आ गया तो वो पूरा चीर देगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरे नाटक तो ख़राब हो ही, लेकिन जो आदमी खींच के ले जा रहा है बॉडी को, तो मैं पूरा बैठ के साफ़ सफाई करता था हाथ से, पूरा ऐसे छूते हुए, ताकि वो तकलीफ़ उसको ना हो। कहने का मतलब ये कि ये सारी चीज़ें मंच पर आप करते हैं तो आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, आपका जो सोच है, नज़रिया है, वो एकदम चेंज हो जाता है। और आज जो हो रहा है थिएटर, उसमें बहुत, जैसे कहते हैं, सुपरफिशियल ही थिएटर हो रहा है। हालांकि बहुत एक्सपोजर है, आज आपको प्रमोशन के लिए 50 प्लेटफॉर्म्स हैं, सब कुछ है, आत्मा नहीं है जी। सोल जिसे कहते हैं, सोल नहीं है, आत्मा है ही नहीं। क्योंकि आज पहले जो थे इमोशंस ये थे कि मुझे याद है, मैं इस प्ले में रोल नहीं करता था कि, लेकिन इसमें एक पंडित का रोल हमारे विकास जी करते थे, और जैसे ही उनका सीन आता था मैं थिएटर से बाहर चला जाता था। एक आदमी जो शुरू से प्रधान की तरफ से बोल रहा है, जब उस अपाहिज को डेड बॉडी खींचते हुए ले जाता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, उस मोमेंट में वो पंडित जो है वहाँ पर
उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो सब गांव वालों को देखता है और बोलता है कि राम नाम सत्य है, सत्य वो लोग कहते हैं। और वो उस अपाहिज के साथ चला जाता है और सारे गांव वाले चले जाते हैं और उसका दाह संस्कार करते हैं। तो छोटा सा सीन था, बट मैंने कभी स्टेज पर उसको देखा नहीं, मुझे इतना रोना आता था। काफ़ी इमोशनल हो गए हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? कुछ नहीं। क्या ये कहानी आपको बहुत टच कर गई? हाँ, आपकी आंखों में जो आंसू हैं उससे समझ आ रहा है कि ये कहानी आपके लिए कितनी ख़ास थी। और मैं आपके साथ काफ़ी समय से जुड़ी हूँ, तो मैं तो यही कहूँगी कि शायद आज के एक्टर्स को ऐसा अनुभव नहीं होता होगा कि एक कहानी जो उनके दिल पे इतना छू जाए, परफॉर्म करके हम शायद भूल जाते होंगे, पर शायद असली एक्टिंग, असली डायरेक्शन यही है कि इतने सालों बाद भी आपकी आंखें भर आती हैं जब आप कोई एक सीन याद करते हैं। ओम जी, ये हमारे नहीं, एक्चुअली एक सीख है हम सब के लिए, कैसे हम नाटकों में और इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो ओम जी, हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन क्या आप जाने से पहले हमसे 2 बातें करेंगे? हाँ, जो लोग भी थिएटर कर रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं, उनको थिएटर को या तो बहुत शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, इन्वॉल्वमेंट के साथ करना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट से मेरा मतलब है कि थिएटर को पहले समझें। थिएटर एक टाइम पास की जगह नहीं है। ये थिएटर आपसे बहुत कुछ ले लेगा, तब इतना सा आपको देगा। हमें 10 साल लगे ये कहलवाने में कि मैं सिर्फ थिएटर करता हूँ, और 10 साल मैंने किसी से कहा नहीं कि आप मुझे रिकग्नाइज कीजिए। अपने नाटक करता रहा, नाटक करते करते ही लोगों को समझ में आ गया कि मैं थिएटर पर्सन हूँ। तो ये जो संघर्ष 10 साल का था मेरा, इसलिए नहीं था कि लोग मुझे जाने। अच्छा नाटक करते करते लोग जानने लगे अपने आप। तो जब आप लगातार निरंतर थिएटर करते हैं, थिएटर में इन्वॉल्व होते हैं, तो धीरे धीरे लोग जानने लगते हैं कि हाँ भाई, ये थिएटर के लिए गंभीर आदमी हैं। और गंभीर हैं अगर आप थिएटर के लिए, तो थिएटर में कैसी भी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आए, आप थिएटर छोड़ेंगे नहीं। जो लोग बुरी परिस्थितियों में भी थिएटर करते रहते हैं और रोना नहीं रोते हैं, बिकॉज आप चूज़ करते हैं। आज मैं किसी से शिकायत करूं कि मुझे थिएटर में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो किसी ने मुझे नहीं कहा था कि आप थिएटर कीजिए, सिर्फ ये मेरी चॉइस थी। सो आई हैव चूजन टू डू ओनली थिएटर। तो तकलीफ़ें तो उसकी होंगी, चैलेंजेस होंगे, चुनौतियाँ होंगी, लेकिन उन चुनौतियों के बीच में जब आपका नाटक होता है, जैसे कि 12 घंटे की रिहर्सल, 13 घंटे की रिहर्सल, जब हाउसफुल शो में लोग हंसते हैं आपके साथ, इमोशनल होते हैं या तालियां पीटते हैं, शो के बाद खड़े होकर तालियां पीटते हैं, तो आप 12 घंटे की जो थकान है वो तुरंत भूल जाते हैं। सो बहुत कुछ है बोलने के लिए। मेरे ख्याल से यही कहूँगा कि इस खूबसूरत जगह, इस खूबसूरत मंच को की ताकत को समझिए, और ताकत को एक बार समझ जाएंगे तो ये बहुत कुछ देगा आपको जीवन में। धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नाटक के इतिहास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।